डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मैथ्यूज़ है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक शहर डैलस का रहने वाला हूँ। मेरी ज़िंदगी उतार चढ़ाव वाली रही। मैंने अमीरी भी देखी और गरीबी भी देखी। 2003 में मैं स्टॉक मार्केट में पैसे लगाया करता था और उसके बाद कब पैसे डबल और ट्रिपल होते गए पता ही नहीं चल पा रहा था। महंगा घर रखा हुआ था मैंने, महंगी गाड़ी रखी हुई थी, लोन पर सब कुछ लेता जा रहा था। कमाई ही इतनी ज़्यादा हो रही थी, मुझे लग रहा था ज़िंदगी मेरी सफल हो गई। उम्र मेरी 23 साल थी और मैं इतने ज़्यादा पैसे कमा चुका था। सभी स्टॉक मार्केट में मैं लगाता चला जाता और पैसे बढ़ते चले जाते। सपने हसीन होने लगे थे। मेरी गाड़ी को देखकर मेरे दोस्त जला करते थे। जो अभी पढ़ाई कर रहे थे उन्हें लगने लगा था कि मैं उनसे बहुत आगे निकल गया। लेकिन साल 2008 का रिसेशन वो सिर्फ इस देश को बर्बाद नहीं करके गया, मुझे भी बर्बाद करके गया। मैंने जितने पैसे लगाए हुए थे जिन स्टॉक्स में, वो सब के सब डूबे। अब तो घर की वो ईएमआई देने के पैसे मेरे पास नहीं थे, गाड़ी की ईएमआई देने के पैसे मेरे पास नहीं थे। वो घर भी गया, वो गाड़ी भी गई और मुझे सड़क पर आना पड़ गया। क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं की थी तो मुझे जॉब भी नहीं मिल पा रही। मुझे होमलेस की तरह रहना पड़ रहा था और मैं सड़क पर ही गत्ते का छोटा सा घर बनाकर उसमें घुस कर रहता। वो तो भगवान का शुक्र है यहाँ पर ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, वरना मेरा बुरा हाल हो जाता। फिर भी ज़िंदगी कितनी अच्छी हुआ करती थी और कितनी बुरी हो गई। इसी कारण मुझे शराब की लत लग गई थी। मैं अपने उस छोटे से गत्ते के घर के बाहर बैठा रहता। अब उसे घर भी नहीं कह सकते, एक डिब्बा था जिसमें किसी ने फ्रिज रखी होगी। घर के बाहर उसने ये डिब्बा रखा हुआ था, मैं उठाकर ले आया। सड़क के एक किनारे ही मैं सोया करता था। लोग मुझे कुछ ना कुछ दे जाया करते, उससे मैं पेट भरता। बाहर मैंने एक छोटा सा कटोरा रख लिया था। आते जाते लोग कुछ ना कुछ पैसे उसमें डाल लेते, जिससे मेरा गुजारा चल पा रहा था। और उन पैसों से सबसे पहले मैं शराब लेकर आता। शराब पीने की लत थी मुझे, जो बर्बाद होने के बाद लग गई थी। लगभग 1 साल तक मैं होमलेस ही रहा था और उसके बाद पुलिस ने मुहिम चलाई कि जितने होमलेस हैं उन्हें घर दिया जाएगा। मेरी किस्मत वहाँ भी नहीं जागी, लेकिन उस जगह से मुझे भगा दिया गया। अब एक ऐसी जगह पर मुझे रहना पड़ रहा था जहाँ लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा कम था। ये शहर के एक तरफ का इलाका था और एक घर के बाहर साफ सुथरी जगह देखकर मैंने वो गत्ते का डिब्बा वहाँ पर टिका दिया। अब यहाँ से कोई नहीं भगाएगा। पीछे एक घर था और उस घर में कोई रहता भी है या नहीं मुझे नहीं पता था। वो मुझे भगाएगा या रहने देगा ये भी मैं नहीं जानता था। लेकिन वहाँ वो रात गुजारने के बाद सुबह सुबह जब मैं खाने के लिए कुछ न कुछ पैसे इकट्ठे करने के लिए वहाँ से थोड़ा दूर गया था, मैं जान पाया कि यहाँ तो कोई भीख भी नहीं देगा, मुझे बहुत दूर जाना होगा। काम मुझे मिल नहीं पा रहा था और मुझे लग रहा था बस यहीं इसी तरह पड़े रहो, मुफ्त में पैसे मिलते रहते हैं, गुजारा होता रहता है, दोबारा तो उतना अमीर मैं हो नहीं पाऊंगा। वहाँ कुछ न कुछ सफाई का काम करके कुछ पैसे मिले, उन पैसों को लेकर मैं वहीं पर पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उस मकान का मालिक अपना गेट खोल रहा था। अब बहुत बेशर्म होना पड़ता है जब आपके पास घर ना हो। भले ही वो जगह उसकी थी, लेकिन कब्जा तो करना पड़ता है, ऐसे तो हर कोई भगाता रहेगा, मैं कहाँ रह पाऊंगा। मैंने चुपचाप गत्ते के उस डिब्बे में बैठकर उसकी तरफ घूरना शुरू कर दिया। मैं उसे डराना चाहता था कि मैं भी गुंडा हूँ, तुझे मार दूंगा। वो हंसते हुए उस गेट को बंद करके अंदर चला गया। यकीनन मुझे इस बात की खुशी हुई, उसने मुझे भगाया नहीं।
अब हर रोज़ ऐसा ही होने लगा था। मैं छुटमुट काम करने के लिए वहाँ से निकलता, कुछ बोतलें इकट्ठा करता, कुछ कचरा इकट्ठा करता, खाने पीने की चीज़ें मुझे उन डस्टबिन में मिल जाया करती। कुछ ना कुछ लोग थे जो यहाँ से गुजरा करते थे, वो $1-2 डाल दिया करते थे। वो आदमी कभी भी मुझे कुछ भी देकर नहीं जाता था जिसका घर पीछे था। कितना कमीना है, जब देख रहा है गरीब आदमी है फिर भी कुछ देने नहीं आ रहा। ऐसे लोगों को भगवान बिल्कुल माफ़ नहीं करना चाहिए। भले ही मुझे पता है मैं कामचोर हूँ, काम नहीं करना चाहता, फिर भी कुछ ना कुछ उसे देना चाहिए ना। हक है हमारा, भीख मांगना तो हक होता है ना। 20 से 25 दिन मैंने वहाँ पर गुजार दिए थे और इन दिनों में मुझे ये भी पता चल गया था वो आदमी कब वहाँ पर रहता है और कब वहाँ से चला जाता है। मैंने ख़ास तौर पर ये देखना शुरू कर दिया था कि वो सुबह से लेकर दोपहर तक घर से बाहर ही रहता है, कहीं दूर चला जाता है। और मुझे लगा इतने समय में घर के अंदर जाकर कुछ खाने का सामान तो लाया जा सकता है ना। इसे मैं चोरी नहीं मानता, चोरी तो कोई कीमती चीज़ चुराना होता है ना। खाने की चीज़ किसी के घर से उठा लेना चोरी थोड़े ना कहलाता है, ये मेरे नियम है। इसीलिए एक दिन सुबह सुबह जब वो गेट बंद करके वहाँ से चला गया था तो मुझे लगा मुझे घर के अंदर जाना चाहिए। तो मैं चुपचाप उस दीवार को फांद कर घर के अंदर चला गया। अब उस घर का जो मेन दरवाज़ा था वो बंद था, लेकिन एक तरफ की वो खिड़की खुली, वो भी किचन वाली। अब मैं उस खिड़की को थोड़ा सा ऊपर करके पहुंच गया किचन में। बहुत महंगा किचन था, वहाँ देखने लायक चीज़ें थी, महंगे महंगे चम्मच चांदी के बने हुए। एक बार मन किया चांदी का चम्मच जेब में डाल लूँ, फिर मेरे अंदर के ज़मीर ने मुझे कहा तू चोर नहीं है, तू ऐसी चीज़ नहीं उठा सकता। इसीलिए मेरे ज़मीर ने मुझे झकझोर दिया और मैं चुप करके फ्रिज की तरफ गया, खाने का सामान लिफाफे में डाला और मैं बाहर आ गया। मेरे ज़मीर ने मुझे चोरी करने से बचा लिया था। खाने का सामान चुराना मैं चोरी नहीं मानता। उस सामान को लेकर पहुंच गया मैं अपने उस गत्ते वाले घर में। चुपचाप चारों तरफ वो कपड़े टांग दिए और अंदर मैं इस तरह खा रहा था। बहुत समय बाद पेट भर कर खाना मिला था। वो ब्रेड के बड़े बड़े टुकड़े थे, मैं सारे समेट लाया था। वो ब्रेड को मैं पानी में डुबो डुबो कर खाता। वो गार्लिक ब्रेड थी जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हुआ करती थी। वो महंगी होती है और 4 बड़े बड़े पीस उठाकर लाया था जो शायद 2 बार में खा सकता था, एक दोपहर और एक शाम को। फिर भी मैंने सुबह सुबह सभी समेट दिए। पेट भर गया था और फूल भी गया था। पानी पीने के बाद मुझे लगा अब सो जाना चाहिए, काम धाम तो कोई है नहीं। मैं चुप करके सो गया। मैं उठा शाम को। अब शाम को थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी और मैं सोचने पर मजबूर हो गया, खाऊं तो क्या खाऊं। अब थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ेगा। तो मैं कैन उठाने लगा, डस्टबिन के अंदर से इकट्ठे करने लगा। शहर के इस इलाके में लोग शराब की बोतलें काफ़ी ज़्यादा पिया करते थे। वो कांच की बोतलें डस्टबिन में डाल दिया करते। अब मैं इन्हीं बोतलों को इकट्ठा करता, कैंस को इकट्ठा करता और एक तरफ बेचने वाले के साथ मैंने बात कर ली थी। इस तरह मेरा जुगाड़ हो रहा था कुछ पैसों का। अब यही मैंने अपना धंधा भी बना लिया था। हर रोज़ मैं इसी तरह बोतलें इकट्ठा करता, पैसे जोड़ता, उससे खाने पीने की चीज़ लेता। कपड़े मैं ज़्यादा लेता ही नहीं था, जानबूझकर मैं फटे कपड़े पहनता। वहाँ से निकलने वाले मुझे भिखारी समझकर कुछ न कुछ कपड़े दे दिया करते। अब महंगे महंगे कपड़े भी मिला करते थे। वो कपड़े मैं तब पहना करता जब मुझे पार्क जाने का मन होता। मैं अच्छे से नहाता, पब्लिक पूल में जाकर नहा कर आता और उसके बाद पार्क में घूमने जाता। इस तरह वहाँ मैं अमीर दिखने का दिखावा किया करता। लेकिन बाद में जब मैं उस गत्ते के घर में होता तो होमलेस तो बनना ही पड़ता ना, तभी भीख मिलती। हर रोज़ खाने का इंतज़ाम करने के लिए सुबह सुबह मुझे काम पर जाना पड़ता था। अब नया इंतज़ाम हो गया। वो सुबह सुबह आदमी फिर से गया। दीवार फांदी मैंने, पीछे किचन की खिड़की खुली थी। फिर से मैं किचन के अंदर, फिर से फ्रिज खोली, वो गार्लिक ब्रेड फिर से पड़ी थी। इतना अमीर आदमी है, कल मैंने 5 गार्लिक ब्रेड उठा ली, उसे तो पता तक नहीं चला। इस बार फिर से 5 में से मैं 3 उठाकर लेकर जाता हूँ ताकि उसे शक भी ना हो जाए। हर रोज़ इसी तरह खा लिया करूँगा। इस तरह मैं 3 गार्लिक ब्रेड लेकर आया, आराम से पानी में डुबो डुबो कर खाई और फिर से सो गया मैं। शाम को वो कैन उठाए, बोतलें उठाई। इस तरह रात का इंतज़ाम हो गया मेरा शराब पीने का। अब हर रोज़ का काम हो गया था।
मैं अगले 5 से 6 दिनों तक उस किचन में जाता, वो ब्रेड उठाता, कभी जैम उठाता, कभी फल उठाता, कभी सब्जियां। वो फ्रिज मेरे काम की हो गई थी। इतना अमीर आदमी, उसे तो पता तक नहीं चलता चीज़ें चोरी हो रही हैं। फिर भी मैंने खाने पीने का सामान ही उठाया, किसी और चीज़ को कभी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि खुददारी थी मेरे अंदर, खुददारी। अब ये 8वां दिन था। सुबह सुबह मैंने उस आदमी को घर से बाहर निकलते हुए देखा। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया था वो, लेकिन मैंने उसे गुस्से की तरह ही देखा था, ताकि उसे ज़रा भी शक ना हो जाए। मैं उसे गुस्से की नज़र से देखता रहा जब तक वो आंखों से दूर नहीं हुआ। जब वो उस मोड़ से दूर चला गया, मुझे लगा अब घर के अंदर जाना होगा। मैं दीवार फांदा और सीधा पहुंचा उस खिड़की के पास। वो खिड़की खुली थी। मैं घुस गया किचन में। उसके बाद मैंने फ्रिज खोली। पूरी फ्रिज खाली थी और इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ गया। उसे कहीं शक तो नहीं हो गया कि मैं चोरी करने के लिए आता हूँ, इसीलिए उसने फ्रिज में कुछ रखा ही नहीं। लेकिन इतना अमीर आदमी है, इतनी महंगी गाड़ी है उसके पास, घर में खाने का सामान नहीं रखा, कहीं ना कहीं तो रखा होगा। मैंने किचन का वो दरवाज़ा थोड़ा सा हिलाया तो मुझे पता चला मैं उस दरवाजे को खोलकर घर के अंदर भी जा सकता हूँ। अब आराम से कदम रखते हुए मैं उस दरवाजे के पास गया। मुझे एक और चीज़ का भी डर था, कहीं घर में कोई उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं रहती। मैंने किसी लड़की को देखा तो नहीं, फिर भी डर काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। जैसे ही मैंने वो दरवाज़ा खोलकर अंदर वाले उस घर को देखा, यकीन कीजिए इससे ज़्यादा सुंदर घर मैंने कभी देखा ही नहीं। अंदर तो हर जगह जैसे सुनहरी सुनहरी पेंटिंग्स लगी हुई। वो पंखा भी सुनहरी था, टेबल भी सुनहरी, वो कुर्सियों पर लेदर लगा हुआ और कोने सुनहरी सुनहरी से चांदी का फर्श लग रहा था। इतना खूबसूरत और महंगा घर था। ये घर जब मैं बहुत ज़्यादा सफल था तब भी सोच नहीं सकता था। ये तो बड़ा अमीर आदमी है, पता नहीं क्या काम करता है। वैसे तो ज़्यादातर अपनी वो महंगी गाड़ी में जाता है, लेकिन कभी कभी चल कर जाता है, और एक दिन तो वापस टैक्सी में आया था। कैसा इंसान है, अगर इतने पैसे हैं उसके पास तो वो थोड़ा गरीब बनकर क्यों रहता है, ताकि किसी को शक ना हो। ज़रूर कोई लीगल काम तो करता होगा, लेकिन चलो मुझे क्या, मैं तो खुददार आदमी हूँ, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा। खाने की चीज़ें कहाँ रखी हैं इसने? मैं खाने की चीज़ें ढूंढना चाहता था। अब घर के अलग अलग हिस्से में मैं नज़र घुमाने लगा। वहाँ कई कमरे थे, 2 मंजिला घर था, काफ़ी बड़ा। अब मैं चलता चलता पहले कमरे के अंदर देखने लगा। इतना अच्छा बेडरूम, सुनहरी सुनहरी चीज़ें, सफ़ेद सफ़ेद सी पेंटिंग, कई जगह जैसे कपड़े लगे हुए पारदर्शी, कई जगह आईने लगे हुए, महंगी महंगी चीज़ें। वो फ़ोन भी बहुत महंगा था, असली सोने का लग रहा। मेरी नज़रें एक पल के लिए उस पर टिक रही, लेकिन मेरा दिल समझा रहा नहीं तू चोर नहीं है। फिर मैं नज़रें हटाकर खाने की चीज़ें ढूंढने लगता। मैं ड्रॉर के अंदर ढूंढ रहा था, वहाँ घड़ियाँ ही घड़ियाँ थी। फिर मैं एक कमरे में गया, वो वार्डरोब था। जूते ही जूते, 100 से ज़्यादा, कपड़े इतने ज़्यादा। वो हॉल की तरह कमरा था जो पूरा भरा पड़ा था। कपड़े ही कपड़े, जूते ही जूते, चीज़ें ही चीज़ें, चश्मे, घड़ियाँ, इतनी ज़्यादा। अमीरों के शौक़, अमीरों के शौक़, ये कहकर मैं उस कमरे से बाहर आ गया। अब मैं बेडरूम के अंदर गया, ड्रॉर को दोबारा से खोलकर देखने लगा और वहाँ मुझे बिस्किट का एक पैकेट मिला। जल्दी से मैंने बिस्किट का पैकेट निकाला और बिस्किट मुंह में डाले। सुबह सुबह नाश्ते का समय है, कमीना कुछ भी छोड़कर नहीं गया। चलो बिस्किट ही खाता हूँ। वो बिस्किट सस्ते वाले थे, $1 के 2 पैकेट आते हैं। एक अमीर आदमी इस बिस्किट को खा ही नहीं सकता। मैंने कभी इस बिस्किट को हाथ नहीं लगाया था जब मेरे पास पैसे हुआ करते थे। अब भीख में कोई दे जाता है, फिर मैं खा लेता हूँ। वहाँ मैं बिस्किट खाता रहा, फिर किचन में जाकर एक पानी का गिलास भरा और पानी पिया। अब मैं फिर से ढूंढने लगा था खाने की और चीज़ें। ब्रेड कहाँ पर रखी है इसने? ढूंढते ढूंढते कई कमरों में गया, एक बिस्किट तक ना मिला मुझे। मैं ऊपर वाले फ्लोर में भी गया। कमरे खूबसूरत से खूबसूरत थे, खाने की कोई चीज़ वहाँ पर नहीं। ये बिस्किट के सिवा कोई और चीज़ मिली ही नहीं। फिर मैं बेसमेंट में गया, वहाँ ढेर लगा हुआ था शराब का।
ये बेसमेंट बहुत खूबसूरत बनाई गई और हर ब्रांड की वो शराब की बोतल वहाँ पर रखी हुई थी, लेकिन बिल्कुल पीछे एंटीक चीज़ें। अब वो एंटीक चीज़ें इतनी ज़्यादा पुरानी और गंदी थी, कोई भी अमीर आदमी ऐसी चीज़ें घर में क्यों रखेगा। या तो कहें कि बचपन की चीज़ें हैं ना, ये तो 500-600 साल पुरानी गंदी गंदी सी चीज़ें लग रही। वहाँ पर हड्डियाँ भी पड़ी हुई थी, जानवरों की हड्डियाँ, जानवरों के कंकाल, जानवरों की चमड़ी जिससे बदबू आ रही। अब शराब के पीछे ऐसी जगह जहाँ ऐसी गंदी गंदी चीज़ें रखी हुई। मैं तो चिढ़ गया और वहाँ शराब को देखकर आंखें मेरी चमके जा रही। फिर मैं कह रहा, ये तो पीने वाली चीज़ है ना, ये कोई मैं चोरी थोड़ी ना कर रहा हूँ, अगर 2 घूंट लगा लूँगा कुछ बुरा थोड़े ना होगा। मेरा मन मुझे रोकने की कोशिश कर रहा, ये शायद चोरी हो जाएगी, ये महंगी चीज़ है। फिर भी मैं खुद को कह रहा 2 घूंट लगा लेता हूँ ना, उसे कौन सा पता चलेगा। अब खाने की चीज़ नहीं दी है उसने, ये मेरा हक है, अब पीकर ही चला जाता हूँ। आगे एक ऐसी बोतल पड़ी थी जो वाइन की थी, वो $10,000 की एक बोतल थी। जब मैं अमीर हुआ करता था, एक बार उस बोतल को घर पर लेकर आया था। यहाँ तो वो 50 बोतलें पड़ी हुई थी। एक बोतल को खींचा मैंने रैक से, उसके ऊपर का कॉर्क उतारा और ग्लास में भरा। उसे आधा भरा क्योंकि इसे नीट पीना पड़ता है, ये वाइन है और शराब नहीं। फिर पहला सिप लिया और मज़ा आ गया। मैं हर रोज़ शराब पीता हूँ, लेकिन महंगे वाली पिए हुए बहुत समय हो गया। मैं गटक गया वो आधा ग्लास, फिर से भरी मैंने आधा ग्लास और गटका, फिर से भरी आधा ग्लास और गटका। इस तरह करते करते मैं वो आधी बोतल पी गया। फिर बाकी बोतलें पड़ी थी, मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा टेस्ट तो कर लूँ ना। वो महंगे वाली $50,000 की एक बोतल, एक पैग उसका भी लगा कर जाता हूँ। मैं आगे गया, थोड़ी सी वो भी ग्लास में डाली, अब वो भी पी। मैंने ध्यान दिया मेरी टांगें लड़खड़ाने लगी थी, मैं थोड़ा थोड़ा हिलने लगा था। हर चीज़ को मैं देखता ऐसा लगता वो चीज़ मेरी तरफ आ रही है। बोतलें भी जैसे पलकें झपका रही हों, बोतलें हिलने लगी थी, मेरी टांगें भी चढ़ गई थी मुझे। और मुझे लगा जल्दी से निकलो यहाँ से, कहीं मैं यहाँ बेहोश हो गया ना, वो अमीर आदमी आ जाएगा, पुलिस को बुलाएगा और फिर मैं फंसा। उस बेसमेंट से लड़खड़ाते लड़खड़ाते जब मैं ऊपर पहुंचा, दरवाज़ा खोला मैंने और वो आदमी बिल्कुल मेरे सामने। एक पल के लिए जो नशा था ना वो उतर गया एक चुटकी बजाते ही। वो सामने गुस्से से खड़ा मेरी तरफ देख रहा। अब मैं क्या करता, मैं कहने लगा, अरे अरे ये आपका घर है, मुझे लगा मैं गत्ते में घुसा हूँ। तभी उसने घुमा कर एक चांटा मारा और कहा, अच्छा तो गत्ता इतना बड़ा हो गया तुम्हारा। और मुझे लगा था वो पुलिस को बुलाएगा। फिर से मैंने बात घुमानी चाहिए, अरे जादू जादू जादू, मैं तो अपने उस गत्ते में था, यहाँ कैसे आ गया, जादू हो गया जादू। उसने फिर से घुमाकर एक चमाट लगाई और कहा, सारे जादू निकलेंगे, सारे जादू निकलेंगे। चोरी करने के लिए आता है ना यहाँ पर तू, चोरी करने के लिए। मैंने कहा, आपको मैं देखने में चोर लगता हूँ? खुददार आदमी हूँ, खुददार आदमी, कभी भी चोरी नहीं करता। जैसे ही एक और चमाट पड़ी, मैं कहने लगा, वो थोड़ा बहुत चुरा लेता हूँ, भूख तो मुझे भी लगती है ना, खाने का सामान लेता हूँ। आज गलती से मेरा पैर फिसला, वहाँ मैं किचन में था, वो फ्रिज को खोलने वाला था, मेरा पैर फिसला और फिसलते फिसलते यहाँ बेसमेंट में गिर गया मैं। उसके बाद उसने मेरे करीब आकर मेरे मुंह को सूंघा और एक और चमाट लगाई और कहा, अच्छा गिरते गिरते शराब भी पी आए। 3 बोतलें अलग अलग टाइप की, उन तीनों में कितना कितना पिया है वो भी बता सकता हूँ मैं। ये कहकर उसने एक और चमाट लगाई। अब मुझे गुस्सा आने लगा था, अगर चोरी करते हुए पकड़ा है तो पुलिस को बुलाए, इस तरह मुझे मारे क्यों जा रहा है। यहाँ नियम है कि चोर पकड़ा भी जाए उसे ज़्यादा पीटा नहीं जा सकता। मैं गुस्से में आ गया, अच्छा अब हाथ उठाना बंद करो, जो करना चाहते हो वो करो। वैसे भी मैं सड़क पर रहता हूँ, जेल में रहूँगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, खाने को तो मिलेगा ना। उसने एक और चमाट लगाई और इस बार मुझे लगा बदला तो लेना होगा। पीटे कैसे जा रहा है, वो तो मैं फिसल कर घर में आ गया, बस शराब ही तो पी है, कुछ ज़्यादा थोड़े ना किया है। हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई उसकी। पास में एक झाड़ू पड़ा था, मैंने झाड़ू उठाया और जैसे ही मैं उसके मारने वाला था वो झाड़ू हाथ से गायब। झाड़ू कहाँ गया मुझे पता ही नहीं चला। और उसने सामने से एक और चमाट। अब इस चमाट के बाद मेरी दोनों तरफ की गाल लाल हो गई थी और मैं गुस्से से चिढ़ चुका था। मैं उसको कहने लगा,
हाथ मत उठाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, मैं बहुत भयानक रूप में आ जाता हूँ। उसने एक और चमाट लगाई और कहा, दिखा भयानक रूप, दिखा, आज मैं देखना चाहता हूँ। बहुत समय से तू चोरी करता जा रहा है, करता जा रहा है। मुझे लगा था प्यार से समझाऊंगा, तू प्यार से समझने वाला नहीं। दिखा भयानक रूप। फिर मैं गुस्से में आया और कहने लगा, अब देख। मैंने उसकी तरफ मुक्का किया और उसने मेरे हाथ को पकड़ा, मेरा हाथ नीचे की तरफ किया और दूसरे हाथ से घुमा कर एक और चमाट। मैं फिर से ज़मीन पर गिर गया। अब मेरा सर घूमने लगा था, जो नशा हुआ था सारा उतर चुका था। मैं फिर से गुस्से में उठा और कहने लगा, अब देख कराटे, अब देख कराटे। 5 सालों से मैंने कराटे सीखा है। मैं एक एजेंट हूँ जो इस तरह होमलेस बनकर रहता हूँ। अब देख तुझे, अब देख तुझे क्या क्या रूप दिखाता हूँ। ये कहकर वो भी तैयार सा हो गया। मैं मुक्का लेकर उसकी तरफ बढ़ा और उसने मेरा मुक्का पकड़ा, फिर से घुमा के एक चमाट लगाई। मैं ज़मीन पर गिर गया। इस बार उसने जो चमाट लगाई बहुत ज़ोरदार लगाई थी, मेरे आंसू निकल गए। फिर उसने कहा, अच्छा एजेंट हो। ये कहकर वो मेरी पीठ पर बैठ गया, मेरी दोनों बाजू पकड़ी और मेरे जो पीछे से वो चमाटे लगा रहा। मैं बार बार अपनी गाल छिपाने की कोशिश कर रहा। जिस तरफ मैं गाल बचाता वो दूसरी तरफ वाली गाल पर एक चमाट लगा देता। इतना पीटा उसने, इतना पीटा उसने, मैं क्या ही बताऊं। शरीर पर बस गाल पर निशान थे। पीटा बहुत था उसने, बड़े कमीने तरीके से पीटा। फिर वो मेरी पीठ से उठ गया। उसके बाद कहने लगा, दोबारा चोरी करने आए ना, बहुत ज़्यादा पीटूंगा। मैंने कहा, अभी जाता हूँ मैं पुलिस के पास, कंप्लेंट करता हूँ, तूने मुझे पीटा है, बहुत ज़्यादा पीटा है। वो हंस कर कहने लगा, पुलिस के पास तो जाओगे, कहोगे क्या, चोरी करने के लिए आए थे? हाँ, मैं कहूँगा चोरी करने के लिए आया था, इसने मुझे बहुत मारा, तुझ पर केस होगा। वो तब थोड़ा सा गंभीर हो गया। फिर उसने कहा, अच्छा यहाँ के नियम सख्त लगते हैं, चोरों की तरफदारी भी होती है। अब मैं उसे गुस्सा दिखा रहा था लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहता था। उसे सच में कराटे काफ़ी ज़्यादा तगड़े तरीके से आते थे। फिर मैं पीछे हटने लगा और उसने कहा, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, तुम पर कोई केस नहीं करूंगा, दोबारा मेरे घर में मत घुसना, निकलो यहाँ से। अगली बार कोई गलती की ना तो आगे जो गत्ता है उसे जला दूंगा, तुझे यहाँ से भगा दूंगा, भाग यहाँ से। ये कहकर अब उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं अपनी गालों को पकड़ता भूखा ही उस गत्ते में सोने पर मजबूर हो गया था। वक्त 11 से 12 बजे का था। मैं दोपहर के इस समय खाना खाकर सोता हूँ और वो भी ब्रेड पानी में भिगो भिगो कर। आज कुछ नहीं मिला था, कमीने ने उल्टा मुझे पीट डाला। शाम तक मैं सो नहीं पाया, गुस्सा बहुत ज़्यादा। आज गुस्सा भरता गया, भरता गया। भले ही मैं भिखारी था लेकिन कोई मुझ पर हाथ नहीं उठाता था। मेरे अंदर की खुददारी को उसने जलील किया था, इसलिए बदला तो लेना ही था। रात को पीटूंगा उसे, रात को मुंह पर कपड़ा बांध लूंगा, उसको कौन सा पता चलेगा कौन आया है, और फिर उसे घर के अंदर पीट के जाऊंगा। जब रात का समय हुआ मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। एक लोहे की रॉड हाथ में पकड़कर, अपना मुंह ढककर, महंगे वाले कपड़े जो किसी ने मुझे भीख में दिए थे वो पहनकर दीवार फांदी मैंने। रात के 10 बजे का समय। अब वो जो किचन की खिड़की थी ना वो बंद थी। अब मुझे घर के अंदर घुसना था किसी और रास्ते से। मैं खिड़कियों पर आंख लगा लगा कर देखता रहा और एक जगह जब मैं पहुंचा वहां मुझे नजर आया उस आदमी ने बिल्कुल कपड़े नहीं पहन रखे थे और वो आदमी का शरीर अजीब सा था। उसका रंग पूरी तरह से हरा था, हरा। आखिर ये क्या चीज़ है? इसने शरीर पर रंग लगाया हुआ है। कोई पेंटिंग कंपटीशन चल रहा है या क्या कर रहा है? ये कैसी फैंटेसी है इसकी? ये सोचकर मैं हैरान सा हो गया और अब उसे देखना चाहता था वो घर में करता क्या है। उसके बाद उसने चुटकी बजाई और उसके शरीर पर कपड़े आ गए। हरा रंग साफ हो गया था, हरे रंग का सूट पहन लिया था उसने ऊपर। मैं बस आंखें खोलकर देखता रहा, ये कैसा जादू है? ये तो कोई जादूगर सा लगता है। उसका पीछा करने लगा। मैं पीछा बाहर से कर रहा था, एक खिड़की से दूसरी खिड़की। अब मैं दूसरी खिड़की से देखने लगा। वो बेडरूम में गया और वहाँ अपने आप उड़ती हुई चीज़ें उसके पास आ रही।
वो टीवी को चुटकी से चला चुका था। उसके हाथ में उड़ता हुआ रिमोट आया था। उसने छत का रंग बदल दिया था। अब मैं ये देख रहा और अचानक वो चौकन्ना सा हो गया। उसने हर चीज़ को जैसे अपने हाथ से छुड़ा और उसके बाद कमरे की लाइट बंद। वहाँ पूरी तरह से अंधेरा था और मुझे लगा उसे पता तो नहीं चल गया, मुझे किसी और कमरे की तरफ जाना होगा। अब मैं बाहर से घूमकर सीधा लिविंग एरिया तक वाली खिड़की में पहुंच गया। वहाँ अंदर की तरफ मैं देख रहा, वहाँ कोई भी नहीं। अचानक जिस खिड़की पर मैं झांक रहा उसके दूसरी तरफ वो आदमी और उसका चेहरा भयानक। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई इंसान हो, ऐसा लग रहा था वो पिशाच हो जो खिड़की के बाहर मेरी तरफ देख रहा था। मेरी आंखें बाहर आने को हो गई, मेरी टांगें कांप रही थी, दिल की धड़कन तेज मेरी और कदम मेरे पीछे हट रहे। मैं बहादुर नहीं, डरपोक हूँ। ऐसी चीज़ देखकर तो मैं जल्दी से भाग जाता हूँ, फिर भी कदम जम गए थे मेरे। मैं पीछे पीछे हटने लगा और जो मैंने देखा उसको कैसे बयां करूँ। मैं उस कांच की खिड़की के बाहर था, वो उस कांच की खिड़की के अंदर। वो कांच है जिसके आर पार जाया नहीं जा सकता, वो उस कांच के आर पार हो गया। दीवार के आर पार पानी की तरह लहराता हुआ दीवार की इस तरफ मेरे सामने खड़ा और उसने सबसे पहले तो मेरे एक चमाट लगाई। मेरे लगी वो चमाट और मैं नीचे गिर गया। गाल तो मेरी दोपहर की ही दर्द कर रही थी, अब उस पर दोबारा चमाट लगाई तो दर्द बहुत ज़्यादा हुआ। वो मुझे उस भयानक चेहरे के साथ जैसे मारना ही चाहता हो। वो मेरी तरफ बढ़ा और मेरे मुंह से निकला, पिशाच। ये सुनते ही वो मेरी आंखों की तरफ देखने लगा और एक और चमाट मेरे गाल पर। फिर उसने मुझे कॉलर से पकड़ लिया और उठाकर मिट्टी में पटक दिया। वो जैसे गुस्से में आ गया था। उसने मुझे पकड़ा और घर के अंदर ले गया। उसने दरवाज़ा लगा दिया था और मैं चीखने की कोशिश कर रहा। शायद आवाज़ घर से बाहर जा ही नहीं रही थी। महंगे महंगे मोटे मोटे दरवाजे, वो खिड़कियां भी बंद थी, आवाज़ बाहर नहीं जा रही होगी। और उससे बचने के लिए हाथ में मेरी रॉड थी। कब का भूला हाथ में रॉड मैं इस्तेमाल कर सकता था। अब करूँगा, छोड़ूंगा नहीं इस पिशाच को, ये तो मुझे मार देगा। मैंने खड़ा होकर कहा, ओ पिशाच, तेरी तो मैं चटनी बना दूंगा। मैंने जैसे ही रॉड मारने के लिए हाथ पीछे किया, वो एक झटके से आगे आ गया और एक और चमाट लगाई। मैं ज़मीन पर गिर गया। वो कैसे पीटता है, एक तो चमाटे इतनी बार मारता है मेरी गाल पर। दोनों गाल के ऊपर वाला मांस सुजाकर रख दिया था, ऊपर की जैसे परत ही उतार दी थी। चमाटे मार मार कर उसने, कैसा चमाटों वाला पिशाच है ये। मैंने वो रॉड घुमाकर उसके मारनी चाही और उसकी बाजू से वो रॉड टकराई। उसकी बाजू लटक गई जैसे हड्डी टूट गई हो। फिर मुझे लगा अब आया ये मेरे हाथ में। टूटी हुई उसकी बाजू और दूसरी तरफ मैं रॉड मारने लगा, कहने लगा, पिशाच, तुझे तो मैं मार दूंगा। अब जो टूटी हुई बाजू थी ना उसकी, उसने लंबी की रबर की तरह और घुमा के मेरे इस बार जो चमाट लगाई, रबर की बाजू दूर से घुमा कर लेकर आया और ढश की जो आवाज़ थी उसने मेरे जैसे कान के पर्दे को ही बंद कर दिया हो। हाथ की रॉड गिरी और मैं पटक कर एक तरफ गिरा। गुस्से में अब उसकी आवाज़ सुन रही थी, पिशाच मत बोल मुझे, मेरी बेइज्जती मत किए जा, पिशाच मत बोल। अब मेरी छाती पर बैठ गया और उसने चमाटे सीधे हाथ से मारी। अब गाल पर चमाटे नहीं मारना चाहता था, मेरे माथे पर सीधी सीधी चमाटे 5-6 मारी उसने। उसका वो गुस्सा देखकर मुझे लगा ये भयानक है, ये मुझे मार देगा। मैंने आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़कर कहने लगा, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, दोबारा चोरी नहीं करूँगा, दोबारा पिशाच नहीं कहूँगा, मुझे माफ़ कर दो। मेरी माफ़ी उसने कबूल की और छाती से उठा। मैंने उसका चेहरा देखा, वो मुस्कुरा रहा था, गुस्सा जैसे गायब ही हो गया। फिर मैं उठा लड़खड़ा कर और उसको कहने लगा, इतना पीटा है, इतना पीटा है, अब मुस्कुरा रहे हो। उसने कहा, दोबारा मुझे पिशाच मत कहना, मैं उस श्रेणी का नहीं हूँ, मैं एक जिन्न हूँ। तुझे बताना तो नहीं चाहिए लेकिन तूने मेरी बेइज्जती की ही बहुत है। जान ले, मैं एक जिन्न हूँ और ये बात अगर तूने किसी को बताई तो एक जिन्न क्या क्या कर सकता है तू नहीं जानता।
मैं तुझे उस गत्ते के समेत जला दूंगा, तेरा अगले दिन शरीर मिलेगा जला हुआ टिक्के की तरह। तो मैंने उससे कहा, नहीं नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे बस जलाना मत, मुझे मारना मत। वो कहने लगा, नहीं मारूंगा, मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा अगर तुम भी जो मैं कहूँगा वो करोगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताता। फिर वो हंसकर कहने लगा, आओ कुछ खाना वाना खाते हैं, वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है और मुझे भी थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी। मैं तो खाने से पहले वैसे ही यहाँ आकर कुछ टीवी देखता हूँ, चलो अब इकट्ठे खाना खाते हैं। मैं अब थोड़ा शर्मिंदा सा महसूस कर रहा था। मैं एक चोर जो उसके घर में घुस गया था, इतना अमीर जिन, और यहाँ वो मुझे टेबल पर बिठाकर खाना खिलाने के लिए बुला रहा था। एक पल के लिए आंखों में से आंसू भी आ रहे थे। ये तो काफ़ी अच्छा सा लगता है। फिर जब हम टेबल पर बैठे, मैं भी इस तरफ टेबल पर बैठ गया, वो उस तरफ टेबल पर बैठ गया। मैं देख रहा कि खाना कौन लेकर आएगा, ये तो बैठ गया। अब मैं मुस्कुराता रहा और कह कुछ नहीं रहा था। उसने तभी टेबल पर हाथ रखा और कहा, क्या खाना चाहोगे? मैंने टेबल की तरफ देखा और कहा, कुछ भी दे दो, कुछ भी खा लूँगा। उसने तभी मेरी तरफ देखकर कहा, तुम ब्रेड बहुत चुराते हो। मैं कब से देख रहा था ब्रेड जाती कहाँ पर है, मैं तो अपने लिए रखा करता था, तुम चुरा लेते थे तो ब्रेड ही खाओगे ना। किसके साथ खाते थे? मैंने कहा, पानी के साथ। तभी उसने चुटकी बजाई और मेरे सामने ब्रेड और पानी आ गया। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। ये कैसी जादूगरी है? कई बार तो मैंने सुना था कि जो जिन्न होते हैं वो हमारी मन मांगी मुराद पूरी करते हैं, जबकि कई लोग कहते हैं जिन्न तो बड़े खतरनाक होते हैं, भूतों से भी ज़्यादा खतरनाक, वो हमें मारने की कोशिश करते हैं। अब किसकी बात पर यकीन करता? जो मेरे सामने हो रहा था मुझे तो उस पर ही यकीन करना था। मैंने जो कहा उसने मेरे सामने पेश कर दिया। अब मुझे लगा ये जिन्न है, जो कहूँगा वो देगा। मैंने कहा, थोड़ा चिकन टिक्का मंगा देते तो वो भी अच्छा रहता। फिर वो मेरी तरफ घूर कर देखने लगा और कहने लगा, चिकन टिक्का? ऐसा करता हूँ 5-10 किलो ताज़ा चिकन ही मंगवा देता हूँ, खुद ही बना बना कर जो खाना चाहते हो वो खा लेना। मैंने कहा, हाँ ठीक है, मेरे कुछ दिन निकल जाएंगे। फिर उसने दूर से ही अपनी बाजू लंबी की और मेरे एक चमाट लगाई और कहा, अब मैं और नहीं मारना चाहता, ये बेवकूफ़ियाँ मत करो, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। तुम मेहमान हो तो इंसानों की तरह मेहमान नवाजी कर रहा हूँ। तुमने जो मांगा मैंने दिया, अब तो तुम नखरे दिखाने लग पड़े। फिर मैंने उससे कहा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आप भी खाइए ना, आप कुछ खा नहीं रहे। तभी उसने हाथ घुमाया और अपने सामने बहुत अच्छा अच्छा खाना रखा। एक अफ़गानी टिक्का था, एक तरफ सुशी पड़ा था, एक तरफ मछली, थोड़े चावल, कुछ चटनियाँ भी वहाँ पर थी। मेरे मुंह में पानी आए जा रहा, लेकिन अब मैं और चमाट नहीं खाना चाहता था। मैं तो वो गार्लिक ब्रेड को पानी में भिगो भिगो कर खाए जा रहा। अब जिसकी जैसी किस्मत उसको वैसा ही मिलेगा ना। उसके बाद मैंने उससे कहा, तुम एक जिन्न हो, तुम्हारे पास तो कितनी शक्तियां हैं, तो तुम इस घर में क्यों रहते हो? और क्या यहाँ जो लोग हैं जिसे मैं साधारण इंसान समझता हूँ वो भी तुम्हारी तरह जिन्न हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं? उसने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो मजबूरी में फंसा हुआ हूँ। अब यहाँ से जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा? एक बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, उस गलती के कारण अब यहाँ फंसा हुआ हूँ। ना तो अपनी दुनिया में जा सकता हूँ, ना यहाँ अच्छे से रह सकता हूँ। तुम इंसान एक तो रहते ही बहुत अजीब हो, और ऊपर से मैं इतना ज़्यादा शक्तिशाली भी नहीं हूँ। थोड़े बहुत काम कर सकता हूँ, उससे मैंने ये घर बनाया है, अब यहीं पर रहता हूँ। तुम लोग तो शक ही बहुत करते हो। बाहर निकलता हूँ, बहुत लोग सवाल पूछते हैं, और कई बार तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ने वाली होती है, वो तो दिमाग लगाकर बच जाता हूँ। लेकिन इंसानों के साथ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एक बात तो माननी पड़ेगी। उसकी बातें सुनकर मुझे लग रहा था ये तो कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा, तुमने ये पूरा घर फिर चुटकी बजाकर बनाया है? उसने कहा, नहीं, इतना आसान भी नहीं होता, मैं इतना ताकतवर नहीं, फिल्में कम देखा करो। मैं छुटमुट काम कर सकता हूँ, भूख मिटाने का सामान ला सकता हूँ, पैसों को बढ़ाने की तरकीबें जान सकता हूँ, किसी का दिमाग पढ़ सकता हूँ, ऐसे काम मुझे करने आते हैं। लेकिन इन कामों से भी पैसे कमाना आसान होता है। अब पैसों को बढ़ाना आसान होता है, स्टॉक मार्केट में लगाना आसान होता है। इस तरह मैंने इतने पैसे बना लिए कि आराम से अब मैं यहाँ रह सकता हूँ बिना किसी परेशानी के। लीगली मैंने पैसे बनाए हैं।
मैंने कहा मुझे भी बना दो, मुझे भी एक घर बना दो। मैं बहुत अमीर हुआ करता था। उसके बाद मेरे सारे पैसे रिसेशन में चले गए। उसके बाद से मेरा बुरा हाल हुआ पड़ा है। एक ऐसा ही घर, इससे थोड़ा सा कम बना देना, एक आध कुर्सी कम बना देना, ऐसा घर बना दो, मज़ा आ जाएगा। और अपने से आधे पैसे मेरे अकाउंट में डाल देना, मैं भी मज़े कर लूँगा। फिर उसने कहा अच्छा तो फिर आधा जिन ही बना देता हूँ, उसके बाद तुम्हें जो चाहिए होगा वही ले लेना। मैं सर हिलाने ही वाला था, तभी उसकी खींचकर लंबी बनती हुई बाजू देखी मैंने और मैं समझ गया वो चमाट लगाने के लिए आगे आ रही थी। तो मैंने कहा अरे मैं तो मजाक कर रहा था, सच में थोड़े ना ऐसा होता है, ऐसे थोड़े ना मिलते हैं पैसे, वो तो तुम्हारे हैं, मैं थोड़े ना मांग रहा हूँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब मैं एक ऐसी चीज मांगना चाहता था, काश वो मुझे दे दे। मैं भिखारी हूं और भिखारियों वाली बात तो मैंने कर ही दी। मैंने कहा देखो और कुछ तो दे नहीं सकते, बस मुझ पर थोड़ा तरस खाकर भूख लगती है, कुछ खाना दे दिया करो। उसने हंसते हुए कहा मुझे पता है तुम सुधरने वाले तो हो नहीं, यहाँ इस किचन में आकर ये सामान, मुझे पता है तुम सुधरने वाले तो हो नहीं, किचन में आकर तुम सामान ले जाओगे ज़रूर, इसीलिए सामान मैं फ्रिज में रख दिया करूँगा। यहाँ आना, फ्रिज से सामान लेना और निकल पड़ना, लेकिन किसी और चीज़ को मत उठाना। जिस दिन मुझे पता चला ना तुमने और किसी चीज़ की चोरी की है और नीचे जो बोतलें पड़ी हैं उनकी चोरी की है, चमाटे मारता रहूँगा, चमाटे पूरा दिन, गालें सुझा दूँगा और ऊपर से नीचे तक सुझा दूँगा जहाँ भी नरम नरम हिस्से हैं। ये सुनकर मैं थोड़ा सा चौकन्ना हुआ। मैं कहने लगा नहीं, बस खाने का सामान मिल जाए वो बहुत है। ये कहकर वहाँ मैंने वो ब्रेड पानी के साथ भिगो कर खाई और घर से मैं बाहर आ गया। हर रोज़ मैं ऐसा करता, सुबह सुबह घर के अंदर जाता, फ्रिज से कुछ खाने का सामान लेता और कई बार अब मुझे वो भी दिखने लगा था, गाड़ी से जाता हुआ और आता हुआ। वो कुछ नहीं कहता, उसने सामान रखा हुआ होता, कुछ बनाया हुआ होता, मैं आराम से वो खाता। यकीन मानिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाया करता था वो, मैं सब खाया करता, ज़रा भी कंप्लेंट नहीं करता था। खाने का जुगाड़ तो हो गया था। अब एक ऐसा जिन जो कुछ भी कर सकता है, इतना अमीर है, मेरे लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है, बस उससे घुमा फिरा कर बात करनी है। कैसे फंसाऊं उसे, एक जिन्न को काबू कैसे करूं? क्या मुझे कोई चिराग चाहिए होगा, उसे घिसूंगा, उसके बीच से घुसेड़ दूंगा, उसके बाद ये मेरा गुलाम हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, उसे शक हुआ मैं उसे गुलाम बनाना चाहता हूँ, वो ऊपर से नीचे तक हर नर्म हिस्से को सुझा देगा, उसने धमकी दी है, उसका क्या करूँगा? वो तो शायद उससे भी ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करे। नहीं, ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन उसका फ़ायदा कैसे ले सकता हूँ? अब होमलेस होने के बाद मैं भिखारी बन गया था और भिखारी होने के बाद मेरी आदतें भी थोड़ी बिगड़ैल सी हो गई थी। बैठे बैठे पैसे चाहता था मैं, कमाने की ज़रूरत ना पड़े मुझे, दोबारा पहले जैसा अमीर बन जाऊं, उसके बाद मज़ेदार चीज़ें खाऊंगा, दोबारा गरीब नहीं होऊंगा। मैं बस उतने पैसे को अपने पास रखूंगा और हमेशा अय्याशी करता रहूंगा। काश ये जिन्न मेरी बात मान ले। 2 महीने बाद वो खाना खा कर भी मैं ऊब गया था। अब मैं अपनी हैसियत बढ़ाना चाहता था। मैं ताउम्र यही खाना थोड़े ना खा सकता था, इसीलिए 2 महीने बाद मैंने सोच लिया मैं उससे बात करूंगा। एक रात लगभग 10 बजे मैं अपने नए वाले कपड़े पहनकर सीधा उसके घर के अंदर, और मुझे देखकर उसने खुद दरवाज़ा खोल लिया और वो कहने लगा आओ कोई बात करनी लगती है, आ जाओ मेरे दोस्त। ये कहकर उसने घर के अंदर बुलाया, मुझे वो डाइनिंग टेबल पर बिठाया, वो मुझसे बातें करने लगा और मैं भी उसके बारे में जानना चाहता था, अपने बारे में भी बताना चाहता था। मैंने अपनी पूरी कहानी बताई, कैसे मेरे साथ वो धोखाधड़ियाँ हुई, किस तरह से रिसेशन ने मुझे चपेट में ले लिया और मैं गरीब हो गया। फिर वो अपने बारे में भी बताना चाहता था लेकिन हिचक रहा था। फिर मैंने उससे कहा देखो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें किसी चिराग में कभी कैद करने के बारे में सोच ही नहीं रहा था, सच बताता हूँ, ऐसी कोई ख्याल मैंने लिए ही नहीं, इसलिए डरने की बात नहीं, बताओ अपने बारे में जो बताना चाहते हो। उसने बताना शुरू कर दिया कि वो किस तरह से जिन्नात की दुनिया में रहा करता था। वहाँ जिन्नज़ादियाँ और अलग अलग प्रजाति के जिन्न रहते हैं। इस तरह वहाँ उनकी अलग दुनिया है, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन नियमों के साथ। अब उससे गलती ये हो गई कि
वो जिन्न इस दुनिया में भी आते हैं कोई ख़ास काम करने के लिए। जब वहाँ कुछ नहीं होता उन्हें यहाँ आना पड़ता। इंसानों के पास भी कई शक्तियाँ हैं, वो बताना नहीं चाहता था क्या, लेकिन होती हैं इंसानों के पास शक्तियाँ। उसके लिए ऐसे जिन्न भी ललचाते रहते हैं और यहाँ आते हैं। ऐसी ही लालच उसे भी यहाँ पर ले आई थी, लेकिन उसने कहा जो इंसान होते हैं ना बहुत कमीने होते हैं। इंसानों के पास एक चीज़ की कमी है, वो है ईमानदारी। इंसान ईमानदारी को अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। जब स्थिति उनके हिसाब से हो फिर तो वो पूरे ईमानदार बनकर रहते हैं, लेकिन अगर ज़रा सी हरकत हुई ईमानदारी वो जेब में डालते हैं और सबसे भयानक हरकतें करते हैं। ऐसी ही हरकत उसके साथ हुई थी जब वो गलती से उस गुफा में पहुंच गया। उसने कहा वो उस गुफा में अपने लिए कुछ घर बनाना चाहता था। उसे पता नहीं था कि इंसानों के बीच भी रहा जा सकता है। उसने सोचा था कि वो बस दूर रहेगा, लेकिन उस गुफा में एक ऐसा शापित इंसान था जिसकी मौत वहाँ किसी कारण हुई थी और शाप उसे आज़ाद भी नहीं होने दे रहा था। अब उसे शाप के अनुसार कोई उसे मार नहीं सकता था, यानी उसे वहाँ से दूर नहीं कर सकता था, और उसकी शक्ति जिन्न से ज़्यादा थी। वहाँ पर जिन्न ने अपनी उस बोतल को छोड़ा। हर जिन्न किसी चीज़ के साथ जुड़े होते हैं। जब वो चीज़ उनसे दूर कर दी जाए तो वो अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो चीज़ इंसानी दुनिया और जिन्नात की दुनिया को जोड़े हुई होती है। वो बोतल वहाँ पर छोड़नी पड़ी और वो कमीना इंसान इस जिन्न के पीछे पड़ गया। वो बस इसे मार देना चाहता था, इसकी शक्ति छीन लेना चाहता था खुद की आज़ादी के लिए। बड़ी मुश्किल से ये जिन्न भाग कर आया और उसके बाद यहाँ इंसानों के बीच रहने लगा। कभी जंगलों में भटका, कभी छोटे गांव में रहा। फिर उसे सब तरकीबें पता चल गई इंसान कैसे रहते हैं। तब उसने घर बनाकर यहाँ रहना शुरू कर दिया। वो वापस जाना चाहता था, लेकिन उस बोतल को उस इंसान से आज़ाद नहीं करवाया जा सकता। वो एक शापित इंसान है और उससे बोतल को लाना नामुमकिन के समान है। ये जिन्न मरना नहीं चाहता था, ना ही उसका कैदी बनना चाहता था, इसीलिए इसने कोशिश नहीं की और यहीं पर फंसा हुआ है। रास्ता ढूंढ रहा है किसी तरह जिन्नात की दुनिया में चले जाए। वो कई जिन्नज़ादियों से मिलने के लिए जाता है। वो चाहता है उनसे उनकी शादी हो जाए, लेकिन अपनी दुनिया में आए बिना एक जिन्न की शादी भी नहीं हो सकती, इसीलिए वो फंसा है। ये कहानी उसने रोते रोते सुनाई थी और इतना ताकतवर जिन्न रोते हुए देख मेरी हंसी निकल गई। वो चमाट लगाना चाहता था लेकिन उदास था। उसने कहा चले जा यहाँ से, चले जा, मुझ पर हंस मत। देख मैंने अपनी वो कहानी सुनाई, तू हंस रहा है। और मैंने कहा मैं तो खुद पर हंसता हूँ। कितना अमीर हुआ करता था मैं, कितने पैसे हुआ करते थे, सारे पैसे गंवा दिए। अब मुझे गत्ते में रहना पड़ता है। सोचो मैं भी बेवकूफ़, तुम भी बेवकूफ़, दोनों बेवकूफ़ एक साथ आज बैठे हुए हैं। उसने मायूसी से सर झुकाया और कहा हाँ तुम्हारी बातों में दम तो है। अब क्या करें, तुम्हारी ज़िंदगी बदली नहीं जा सकती, तुम निकम्मे हो और मेरी ज़िंदगी में बदल नहीं सकता। मैं डरपोक हूँ, मरने से डरता हूँ, दोनों ही बेवकूफ़। यहाँ मुझे लगा मैं ये काम शायद कर पाऊँगा। मैंने उसको कहा तुम मेरा काम कर दो, मुझे अमीर बना दो, मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, तुम्हारे लिए वो बोतल ला दूँगा, सौदा पक्का। उसकी आंखें चमकी और वो कहने लगा तुम ये काम कर सकते हो। मैं इतना शक्तिशाली जिन्न उस इंसान को हरा नहीं पाया तो तुम कैसे हराओगे। उसके पास ऐसी शापित चीज़ें हैं जिसके ज़रिए वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन कैद है वो उस गुफा में, उससे नहीं निकल सकता और मैं उस गुफा में जाऊंगा नहीं। क्या तुम वहाँ से उस बोतल को ला सकते हो? मैंने कहा हाँ, अगर तुम्हें बोतल मिली तुम अपनी दुनिया में जाओगे? उसने कहा हाँ। मैंने कहा सब कुछ मेरे नाम करके जाना। वो पहले तो सोचने लगा, फिर उसने शर्त रखी वो तो ठीक है, लेकिन जब मैं इस दुनिया में आना चाहूँगा तो ये घर मेरे इस्तेमाल के लिए भी रखना। मैंने कहा डन, जब तुम आओगे तुम भी इस्तेमाल करना मेरे भाई की तरह, और वरना सारा घर मेरा। हम दोनों में सहमति हो गई। अब उसने बताया वो गुफा कहाँ है। अब मान तो मैं गया था, चीज़ें तो मेरी हो जाती, लेकिन बोतल लानी पड़ती।
एक जिन्न जिस इंसान से हारा वो इंसान कितना शक्तिशाली होगा, इस चीज़ ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। अब उस जिन्न ने मुझे अपनी गाड़ी दी उस जगह पहुंचने के लिए, और बड़ी मुश्किल से मैं जी वैगन लेकर वहां पर पहुंच ही गया। अब ये जंगल के बीच में बनी पहाड़ी के ऊपर छोटी सी गुफा थी। उस गुफा को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कोई डरावनी गुफा होगी। आसपास 2 झरने दिख रहे थे, खूबसूरत पेड़ पौधे लगे हुए। दिन का वक्त था और दिन में तो वैसे भी भूतों से डर नहीं लगता। ये आखिर क्या हो सकता है? जैसे ही मैं उस गुफा में पैर रखने वाला था, वहाँ झरनों की आवाज़ एकदम से बंद। ऐसा लग रहा था झरने चलने ही बंद हो गए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इधर उधर झांकने लगा। झरने सूख चुके थे, नीचे भी पानी मौजूद नहीं। ये जैसे भ्रम की तरह था। तभी मैंने उस गुफा के अंधेरी तरफ देखा। सामने खड़ा एक भयानक सा प्रेत जो मुझे देखकर गुर्रा रहा, और उसने भारी आवाज़ में मुझे कहा था, मौत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। और मैंने भी तभी बोला, सौदा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, डील करोगे? ये बात सुनने के लिए जैसे वो तैयार ही नहीं था। वो भौंचक्का सा हो गया और कहने लगा, तुम मौत से नहीं डरते? कौन से सौदे की बात कर रहे हो? मैंने कहा, तुम कैद हो इस गुफा में, यहीं शाप के जरिए जुड़े हुए हो, ढूंढ रहे हो रास्ता आज़ादी का। मैं रास्ता लेकर आया हूं आज़ादी का, करोगे सौदा? उसने कहा, आज़ादी तो मैं लेना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें क्या फ़ायदा? बदले में तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, बोतल, मुझे बस एक बोतल चाहिए। वो कहने लगा, बोतल? कौन सी, विस्की या रम? मैंने कहा, नहीं नहीं, वो वाली नहीं, मुझे खाली वाली बोतल चाहिए। तुम्हारे पास एक बोतल है, जिन्न की बोतल, उसकी शक्तियाँ उससे जुड़ी हैं। मुझे वो बोतल दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारी आज़ादी दे दूँगा। फिर वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया और कहने लगा, जिन्न ने भेजा है, खुदा नहीं सका तो तुम्हें भेजा है मरने के लिए, और तुम चालाकी से फंसा रहे हो मुझे। तुम तो इंसान हो, तुम मुझे आज़ाद कैसे कर सकते हो जब एक जिन्न न कर सका? तब मैंने उससे कहा, देखो, मारे तो तुमने हज़ारों लोग होंगे, तुम मार मार कर थक नहीं गए, मुझे भी मार दोगे, लेकिन ऐसा सौदा दोबारा नहीं मिलेगा। तुम यहाँ से आज़ाद होना चाहते हो या नहीं? अगर नहीं चाहते तो मार दो। वो अब खुद चिंता में था और अपने हाथों को रोक रहा, हाथों को मल रहा और कह रहा, क्या करूं, अब क्या करूं? आज़ाद तो मुझे भी होना है। अगर तुम आज़ाद कर सकते हो तो बताओ कैसे? मैंने कहा, तुम मुझे बोतल दो, मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा। मैं उस जिन्न को यहाँ लेकर आऊँगा। तुम्हारी आज़ादी इस गुफा से जुड़ी हुई है। तुम इस गुफा से बाहर नहीं आ सकते, लेकिन इस दुनिया से अलग दुनिया में तो जा सकते हो ना। यहाँ से बाहर निकले तुम आज़ाद हो गए, फिर कहीं भी जा सकते हो। और जिन्न ऐसा कर सकता है, लेकिन जिन्न डरता है तुम उसे मार दोगे। इस गुफा में तुम्हारी शक्ति अपार है। तुम जिन्न को, भूत को, चुड़ैल को, डायन को, किसी को भी मार सकते हो, मुझे भी मार सकते हो, लेकिन आज़ाद नहीं हो सकते। तुम्हारा शाप तुम्हें रोके हुए है, लेकिन वो जिन्न तुम्हारी आज़ादी है जिसे तुमने भगा दिया। मैं सौदा लेकर आया हूँ, उसकी आज़ादी। मुझे जो देगा वो देगा, और हम तीनों को होगा फ़ायदा। वो प्रेत बड़ी मुश्किल से मान गया। मैंने सौदा किया कि मैं जिन्न को यहाँ नहीं लेकर आऊँगा। उसे डर है तुम उसे मार दोगे, वो दूर रहेगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वो रास्ता खोलूँगा जिसको पार करते तुम गुफा से बाहर होगे। वहाँ तुम्हारी आज़ादी, वहाँ तुम खाली हो जाओगे, घूमने के लिए आज़ाद। उसने सौदा मान लिया। अब यही बात मैं गाड़ी लेकर वापस पहुंचा, उसे जिन्न को बता चुका था, और वो मुझ पर गुस्सा कि उसकी आज़ादी भयानक हो सकती है। वो एक गुफा में कैद है, शक्तिशाली है, यहाँ तो इंसानों को वो मारना शुरू कर देगा, उसके शाप के कारण शक्ति बढ़ जाएगी। मैंने कहा, मेरे पास उसके लिए भी तरकीब है। तुम उस बोतल से अपनी दुनिया में जाओगी ना, और यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे अपनी दुनिया में तो ले जाना होगा। और तुम्हारी दुनिया में तुम शक्तिशाली हो ना, वहाँ एक इंसान की शक्ति, एक प्रेत की शक्ति उस तरह की नहीं होती। जिन्नों से भरी पड़ी वो दुनिया
फिर जो मर्जी करना उसके साथ करना। वो जिन्न भी तैयार हो गया। अब उस गुफा तक मैं उस जिन्न को ले आया। वो प्रेत तैयार था। उसने बोतल मेरे हाथ में पकड़ाई। उस बोतल के ज़रिए उस जिन्न ने वो दरवाज़ा खोला और वो प्रेत उस दरवाजे के पार, और एक झटके में वो जिन्न उस दरवाजे के पार। मैं वहाँ ऐसे ही खड़ा था, इंतज़ार करता हुआ सौदा कब पूरा होगा। इसमें इन दोनों को तो फ़ायदा हो गया। वो जिन्न भी आज़ाद होकर अपनी दुनिया में चला गया, वो प्रेत भी उस दुनिया में चला गया, इस गुफा से आज़ाद। मुझे क्या मिला? मुझे तो वो कुछ देकर ही नहीं गया, मेरे नाम वो प्रॉपर्टी करके ही नहीं गया। वो जी वैगन लिए मैं वहाँ खड़ा रहा था। वो जिन्न कब आएगा? वो 2 दिनों तक आया ही नहीं। वहीं रहा मैं, पत्ते खा खा कर गुजारा किया मैंने। गुफा में ढूंढा कोई काम की चीज़, वहाँ बोतलें, चिराग, ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी, लेकिन कहीं भी कोई कीमती चीज़ नहीं। वो जी वैगन लेकर मैं वापस आ गया और वो कमीना जिन्न ताला लगा कर गया था घर को। घर के अंदर घुसने का कोई रास्ता नहीं, और गाड़ी में तेल डलवाने के मेरे पास पैसे नहीं। गाड़ी मैंने गैरेज में लगाई और गत्ते में सोना शुरू। 15 दिनों तक गत्ते में सोता रहा और अपनी किस्मत को रोता रहा। 15 दिन बाद उस घर के अंदर लाइट्स जली थी। मैं भागकर घर के अंदर गया। वहाँ देखा वो जिन्न बैठा दारू पी रहा, और मैं बड़े गुस्से में उसे पीटना चाहता था, लेकिन उसकी चमाटे याद आ गई। मैं बस कह सका, कितने कमीने हो, सौदा पूरा नहीं करके गए। तुमने तो ले लिया जो लेना था, मुझे कुछ भी नहीं दिया। और वो हंसता हुआ कहने लगा, अरे घर को ताला लगा दिया था मैंने, पैसे तो वो बेडरूम में रखे हैं, उसका इस्तेमाल तुम कर सकते थे। अब गलती हो गई, चाबी नहीं दी। मैं खुशी बहुत था, बड़े आराम से उस दुनिया में चला गया, भूल ही गया था तुम्हें। फिर याद आया मेरा एक दोस्त इस दुनिया में भी है, इसीलिए वापस आया हूँ। मुझे खुशी हुई, अंत में वो वापस आ गया। आखिरकार उस घर में मैंने रहना शुरू किया और उसके दिए सबक से उन पैसों को बिजनेस में लगाया, ना कि मैंने वहाँ उन्हें उड़ाया। अब मैं उस घर में रहता हूँ, अमीर कहलाया जाता हूँ, और वो जिन्न भी कभी कभी यहाँ आता है। वो अकेला नहीं आता, एक जिन्नज़ादी के साथ आता है, और मुझे नौकरों की तरह खाना बनाना पड़ता है। मैं अब इस ज़िंदगी से भी खुश हूँ। जब आप बिना घर के गत्ते के डिब्बे में सो चुके हैं बहुत समय, उसके बाद ये घर जन्नत की तरह लगता है। उसका मालिक तो वही है ना, मैं बस यहाँ रहता हूँ, उसके पैसों का इस्तेमाल करता हूँ। और उसने बताया वो प्रेत आत्मा वहाँ उस दुनिया में उसने अपने घर में कैद करके रखी है, उससे वो वहाँ पर काम करवाता है। पता नहीं क्यों इस सौदे से मुझे फ़ायदा हुआ या नहीं। कई बार सोचता हूँ उसे 2 गुलाम मिल गए, एक उस दुनिया के लिए, एक इस दुनिया के लिए, लेकिन मैं बेघर से घर वाला बन गया, और अब ज़िंदगी मेरी भी ठीक ठाक ही कट रही है। और ये है मेरी ज़िंदगी की कहानी। मैं आपको बताना चाहता था, और ये आप पर है, आप यकीन करना चाहेंगे या नहीं। शहर में मुझे अमीर कहा जाता है और लोग चाहते हैं मेरे जैसी ज़िंदगी हो। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी मेरे जैसी हो? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं जानना चाहूँगा। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में डर एक एहसास चैनल को सब्सक्राइब करें, और चेहरे के साथ अगर वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो पुनीत भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए सरप्राइजेस आते रहेंगे। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।